शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है दूरस्थ और मुक्त शिक्षा का केंद्र उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जहां एक तरफ समुदाय और समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की उपयोगी जानकारियों का प्रसारण इस रेडियो पर होता है। अगर देखा जाए तो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी समाज और समुदाय का हिस्सा ही हैं। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों समेत समुदाय और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का जो विषय है वो है बढ़ती जनसंख्या का प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के वानिकी और पर्यावरण विज्ञान विभाग से डॉक्टर वीना फुलारा और डॉक्टर कृष्णा टमटा। तो पेश है ये कार्यक्रम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी और ये प्रसारित होता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से। मैं डॉक्टर बीना फुलारा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंट साइंस, और मेरे साथ हैं डॉक्टर कृष्णा टमटा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंट साइंस। आज हम दोनों लोग यहाँ पर आपके सामने हैं जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पे प्रभाव के बारे में बात करने के लिए। हम सब जानते हैं इस बारे में, बट थोड़ा सा हम अपने कुछ व्यूज आपके सामने रखना चाहेंगे। चर्चा को शुरू करते हैं। जनसंख्या वृद्धि अगर कहें तो धरती पे मानव संख्या में जो वृद्धि होती है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। प्राचीन इतिहास में देखें तो हमारी जनसंख्या जो थी वो का आकार स्थिर था, पर हमारी आविष्कारी प्रवृत्ति कहें या औद्योगिकरण, दोनों ही इसके रीजन हो सकते हैं। उसके वजह से निरंतर हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। हम सब जानते हैं, हम अवेयर हैं इस बारे में। हम सभी जानते हैं कि इसके कई दुष्प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहे हैं। तो कुछ इतिहास की तरफ अगर मैं बात करूं तो लगभग 800 ईसा पूर्व कृषि की शुरुआत हमारे दुनिया में हुई, और उस समय जब हमारी आबादी थी वो केवल 50 लाख थी, और उसके बाद 8000 वर्ष की अवधि में लगभग 1000 साल के डिफरेंस में जो आबादी यानी 1 ईस्वी तक 200 मिलियन बढ़ गया, और उस वक्त जो वृद्धि दर थी हमारी 0.5% थी पर ईयर। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई तो इसमें एक ड्रास्टिक चेंज हुआ, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, जबकि दुनिया की आबादी को 1 अरब पहुंचने के लिए 1800 साल लगे थे, लगभग 1800 साल का समय लगा। लेकिन उसके बाद जब ये 2 अरब की आई तो केवल 130 साल, और धीरे 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 ये डिफरेंस क्या होता गया, कम होता गया। यानी 20वीं सदी की अगर मैं बात करूं तो 20वीं सदी में जो दुनिया की जनसंख्या लगभग 1.65 अरब से 6 अरब हो गई। यानी केवल एक 20वीं सदी में इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ, और जो जनसंख्या का प्रतिशत 0.05% था वो 1.05 हो गया। अगर हम इसी रफ्तार से बढ़ते गए तो जो एस्टिमेटेड वैल्यूज कहती हैं कि 2057 तक शायद हम 10 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। पृथ्वी जो है, मैं बात अगर करूं एनवायरमेंट की, तो पृथ्वी लाखों प्रजातियों का घर है, और उस लाखों प्रजाति में जो मानव जाति है वो सर्वश्रेष्ठ जाति मानी जाती है। और एक इस तरह की विडंबना ही है कि हम पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान दे रहे हैं। ये हम ही हैं कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के नाम पे कह लें या औद्योगिकरण के नाम पे कह लें या हमारी सुख सुविधाओं को एक सस्टेनेबल, एक स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पे कह लें, कि बहुत कुछ हम ही हैं जो बिगाड़ रहे हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत हद तक वो रिस्पॉन्सिबल है आज जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। जितनी जनसंख्या वृद्धि, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जिसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। अब इस सब चीजों को अगर हम ओवरऑल थोड़ा सा हम एनवायरमेंट के टर्म्स में बात करें
तो 2019 में ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कहती है कि 19वीं सदी के बाद औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। और ये 1.1 डिग्री सुनने में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा, पर आप अगर प्रेजेंट क्लाइमेट को देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा वेरिएशन है। पहले के टाइम में देखें तो आज आप देखें हल्द्वानी शहर के अंदर देखें बहुत ज्यादा तापमान में वृद्धि है, आपके लिए रहना मुश्किल हो गया है। तो उसके लिए किसी हद तक हम सब जिम्मेदार हैं, लेकिन पर्यावरण और हमारे भविष्य पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। यदि बर्फ के पिघलने के कारण औसत तापमान इसी गति से बढ़ता गया तो क्या होगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा। समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो दुनिया के कई शहर क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। अब ये जलमग्न अगर होते हैं तो बाढ़ आ सकती है, मृदा का अवदोहन होगा, जिससे क्या होगा कि सॉइल जो मिट्टी है वो बह करके अपने खनिज तत्वों के साथ पानी में जाएगी। जो आप सभी को पता है कि हमारे पास जो है वो पानी तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन पीने योग्य जो पानी है उसकी मात्रा बहुत कम है। तो वो जो थोड़ा सा पानी हमारे पास अवेलेबल है पीने के लिए, वो भी इन खनिज तत्वों की वजह से क्या होगा, वो पीने लायक नहीं रहेगा। इतनी ज्यादा जो जनसंख्या की वृद्धि हमारी हो रही है, अब ये इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अधिक जनसंख्या होगी तो संसाधनों का दोहन अधिक होगा, कचरे का उत्पादन, अगर मैं बिल्कुल उसमें जाऊं तो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स में जाऊं तो जैव विविधता में कमी आएगी। जैव विविधता में कमी क्यों आएगी, क्योंकि हम कई सारी चीजें उपयोग करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि भविष्य में ये चीजें दोबारा मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, हम अपनी सुविधा के लिए उनको दोहन करते रहते हैं। कचरा के उत्पादन, जितने लोग ज्यादा धरती पे होंगे उतना ज्यादा अपनी डेली एक्टिविटीज में वो बहुत ज्यादा कूड़ा हम सभी क्रिएट करते हैं, तो कचरे के उत्पादन में बड़ी वृद्धि होगी। प्राकृतिक आवास की कमी होगी तो नेचुरली क्या होगा, जो आवास प्राकृतिक आवास था ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अब ये प्राकृतिक आवास किसके लिए होगा, हमारे जो जंगली जानवर हैं उनके लिए प्राकृतिक आवास कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये अभी डिस्कस करेंगे, जिसका समाधान मुख्यतः कि जीवन हम इस तरह से कुछ हमें करना होगा कि अगली शताब्दी तक हमें सस्टेनेबल मैनर में यानी टिकाऊ रूप से हमको ये दर प्रतिदिन मिलता रहे। तो जनसंख्या वृद्धि के जो पर्यावरण के प्रभाव हैं उन पर मैं चाहूंगी डॉक्टर कृष्णा से कि प्लीज कृष्णा जी आप कुछ बताएं जनसंख्या के प्रभाव पे। जी धन्यवाद मैडम। जैसा कि मैडम ने अभी आपको बताया कि जनसंख्या का वृद्धि कैसे कैसे हुई और 5 डिकेड और जो वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर है उसके बारे में विस्तार पूर्वक मैडम ने आपको बताया। तो ये जनसंख्या वृद्धि जैसे कि आप जानते हैं कि पर्यावरण और मानव जाति इसका आपस में परस्पर संबंध है पर्यावरण से। तो जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होगी, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो प्राकृतिक स्रोत है, संसाधन है, जीव हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनमें बहुत अधिक दबाव पड़ेगा। इन पे दबाव बढ़ेगा तो पर्यावरणीय बदलाव होगा, यानी कि हमारे पर्यावरण में प्रभाव पड़ेगा। मुख्य रूप से इसमें अगर हम देखें तो अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो भोजन, कपड़ा, मकान जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी होगी। प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, वनस्पति सीमित उपलब्धता के कारण इनमें प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त वनों का विनाश सबसे मेन जो फैक्टर है, वनों का हमारा लगातार दोहन हो रहा है। प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जैसा कि आपने अभी कोविड पीरियड में देखा। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हमारे वातावरण में हो जाएगी। प्रदूषण में वृद्धि होगी। मानव के जीवन स्तर में कमी होगी। हमारा जो मानव का जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट्स पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त अत्यधिक कोलाहल, ध्वनि प्रदूषण की अधिकता होगी। अनियंत्रित भीड़ आदि होगी। और सबसे मेन जो हमारा की फैक्टर है कृषि, हमारे जो कृषि है वो भी इफेक्ट करेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कृषि पे। जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि अगर हो गई है तो हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि एक किसी भी क्षेत्र की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है जिसमें उसमें निवास करने वाले लोग उस पर डिपेंड रहते हैं। कृषि के प्रभाव की बात मैं करूंगा तो हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन है, अगर जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी तो उनके रहने के लिए हमको आवास की व्यवस्था, उनके खाने के लिए भोजन की व्यवस्था और अन्य जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी व्यवस्था वो होनी बहुत जरूरी होती है। अब जनसंख्या बढ़ गई, आपके पास उतना उत्पादन नहीं है कि वो सही से भोजन कर सकें, तो भूखमरी जैसे हालात पैदा होंगे।
उसके अतिरिक्त जल स्रोत हमारे बहुत सीमित हैं, तो जल की कमी हमारे सामने देखने को मिलेगी। उसके अतिरिक्त आवास की व्यवस्था तो मैंने आपने बोला ही कि हमारे पास सीमित क्षेत्र है जहां पर हम रह सकते हैं, तो आवास की होगी। अब कृषि की जो हम बात कर रहे थे, तो अगर हम देखें तो हमारा जो कृषि की उत्पादन क्षमता है, एक बढ़ती हुई विश्व जनसंख्या को खिलाने के लिए एक बढ़ता हुआ कृषि का आधार अपनी जटिलताओं के साथ आता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, वैश्विक जनसंख्या बढ़ती है और अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हमारी आवश्यकता कृषि की बढ़ेगी, हमारे भोजन की व्यवस्था की बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, हमारा जो वनों का दोहन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड तो उतनी अवेलेबल है नहीं। रह जाएगा हमारे पास जो वन क्षेत्र है, तो उसको मनुष्य जाति जो है वो ऑब्वियस सी बात है कन्वर्ट करेगी उसको एग्रीकल्चर लैंड में। अब एग्रीकल्चर लैंड तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो हमारा पर्यावरण संतुलन है जो वनों पर आधारित है वो हमारे साथ परस्पर प्रभावित होगा। तो इसके बाद जब मैं बात करना चाहूंगा, नेक्स्ट बात आती है वनों की कटाई पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल करने के लिए वनों की कटाई होगी, तो हमारे जो पर्यावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हमारे पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं और जो पर्यावरण में नेसेसरी ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है उसको मेंटेन रखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण आदि हमारा कम हो जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और वर्तमान में बढ़ भी रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग पे मैं आता हूं, मानव जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन हाथ से बढ़े हैं, क्योंकि औद्योगिक समाज का समर्थन करने के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग, अधिक लोगों के पृथ्वी सतह के नीचे से निकाले गए तेल, कोयला, गैस, अन्य ऊर्जा स्रोतों की अधिकता की मांग के कारण ये सब चीजें हमारे जो है ग्लोबल वार्मिंग की ओर हम आपको ले जा रहे हैं। सबसे मेन हमारा जो है कार्बन का उत्सर्जन जो हमारे द्वारा आजकल किया जा रहा है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, कितना हम लोग कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं। तो ये इसमें मुख्य रूप से मैं आपको कारण बता रहा था। इसके अलावा जो हमारा जल है, ताजे पानी की हानि होगी। जब पानी की हमारी जो है पृथ्वी में प्रचुर मात्रा है, जो कि बहुत दुर्लभ संसाधन है, जल संसाधनों का केवल 2.5% ही ताजा पानी हमारे पास अवेलेबल है। यह एक छोटा सा अंश ही है जो कि प्रदूषित हो जाएगा। तो एक तरह से हमारा जो जल स्रोत है वो भी हमारे लिए पास न्यूनतम रह जाएंगे। जल ही जीवन है जो एक स्लोगन है, वो यहाँ पर हमारे लिए अब मनुष्य जाति के लिए खतरा बढ़ने की ओर है। उसके अलावा हम देख रहे हैं आजकल के टाइम में शहरीकरण। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बात करूं तो आप देखते हैं पलायन हो रहा है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पलायन हो रहा है और वो लोग रोजगार के लिए शहरों की तरफ आ रहे हैं। आपको मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जैसे मैं बता रहा हूं, तो देहरादून और हल्द्वानी दो ऐसे शहर है जहां से पहाड़ से पलायन करके लोग इन दोनों शहरों की तरफ जा रहे हैं। और इन दोनों शहरों पर इतना ज्यादा दबाव है, जो पानी है, आपका लैंड का है, और उसके बाद आपका हम देखें तो ट्रैफिक का दबाव, आज के दौर में ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा हो गया इन दोनों शहरों पर। तो कहीं ना कहीं इन शहरों के पारिस्थितिक तंत्र में भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या पलायन के कारण भी बढ़ रही है। लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों से आकर के यहाँ पर अपना रहन सहन कर रहे हैं। उसके अलावा हम देखें, जो ट्रैफिक की बात मैं कर रहा था, हम ट्रैफिक के थ्रू भी हमारा जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। जितनी ज्यादा जनसंख्या है आजकल के हम समय में देखें तो हर एक घर में कोई ना कोई गाड़ी, टू व्हीलर वगैरह है, जो हमारे वायु प्रदूषण का बहुत मुख्य रूप से कारण हो रहा है। इसके अलावा अन्य कारण भी हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी औद्योगिक क्षेत्र हैं जो वायु प्रदूषित करते हैं, जल प्रदूषित करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी नीड बढ़ेगी, और उस नीड को पूरा करने के लिए हमारी जो पृथ्वी की क्षमता है वो हमको जाननी होगी, और हमको जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसको रोकने के लिए बहुत से उपाय करने पड़ेंगे। इसके अलावा मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने दो शहरों का उदाहरण दिया, तो विश्व स्तर पर भी एक तरफ जैसे चीन और भारत जैसे देश हैं जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है, और दूसरी तरफ है साधन संपन्न देश जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, जिनकी जनसंख्या सीमित है और वो संसाधन संपन्न है, जिस हिसाब से उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। कल की डेट में अगर हम देखें तो भारत जैसे विकासशील देश जैसे हमारे हैं, तो अगर संसाधन की कमी होगी, ना हमारे पास इकोनॉमिक उतना डेवलपमेंट है,
जनसंख्या अधिक है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हमारे पर पड़ेगा। तो इस तरह से हमको इन सभी पहलुओं में ध्यान रखते हुए आगे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो उपाय हैं इनके बारे में सोचना होगा, गहनतापूर्वक सोचना होगा, जिससे हमारा पर्यावरण का पारिस्थितिक तंत्र बचा रहे और मानव और पर्यावरण के बीच में जो आपसी संबंध है वो संबंध बना रहे एक मेंटेन लेवल में। आगे मैं डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा मैडम से चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैंने जो पर्यावरणीय प्रभाव है उसकी रोकथाम के पे आप प्रकाश डालेंगे मैम। धन्यवाद कृष्णा। रोकथाम के लिए मुख्यतः जब हम ओवर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यानी अति जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर, नकारात्मक असर जो होगा पर्यावरण पे और उसके आर्थिक परिणामों पर होगा। अब डायरेक्टली शायद ये असर दिखाई देता है, पर हम क्योंकि इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हमें ये थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। जैसे लोग ज्यादा होंगे तो कृषि अति होगी, क्योंकि किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी स्थान के लिए अपने वहां के लोगों को रोटी कपड़ा मकान, जैसे आपने बताया कि वो मुहैया कराना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जहां लोग होंगे उनके खाने के इंतजाम के लिए कृषि में प्रेशर ज्यादा होगा, और रहने के लिए मकान बनेंगे तो वनों की कटाई होगी। और जल, जैसे आपने कहा कि जल हमारे पास फ्रेश वाटर यानी ताजा पीने का जो पानी है वो उसकी मात्रा हमारे पास पहले से ही कम है, तो उस पे भी प्रेशर होगा, यानी उसमें प्रदूषण भी होगा। प्रदूषण कैसे होगा कि हमने कहा कि आपकी जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की आपने बात की कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होगी या सीएफसीज का कंसेंट बढ़ेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बढ़ेंगे, तो क्या होगा कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारा धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हम सभी देख रहे हैं जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या होगा, बे के मौसम में आपके बारिश होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये जो बे मौसम की बारिश है ये हमारे कृषि योग्य जो भी क्षेत्र हैं वहां पर रन ऑफ होगा, यानी पानी, एग्रीकल्चर जो रन ऑफ होता है, खेती योग्य भूमि का जो रन ऑफ होता है वो आपका वाटर सोर्सेज में जाएगा, जहां आपका पानी के स्रोत हैं। ये पीने के पानी के स्रोत हो सकते हैं, ये रिजर्वर हो सकते हैं। अब ये उस पानी में जाएगा तो नेचुरली क्या करेगा, ये उस पानी को खराब करेगा। कैसे खराब करेगा, ये जो हमारे सॉइल में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट थे वो उसमें जाएंगे पानी में, तो धीरे 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 क्या होता है, ये एक तरह के लार्ज पॉकेट फॉर्म करते हैं जिसको डेड जोन कहते हैं। अब ये डेड जोन आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं पे भी डेड जोन है, तो एल्गी यानी शैवालों का जो आपको कहीं पर अगर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो इंडिकेशन है कि यहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो रहा है। ये एक तरह की प्रोसेस है, यूट्रोफिकेशन को कहते हैं। अब ये जो लेयर आपकी जमा हो गई यूट्रोफिकेशन की वजह से, यानी एक्सेस जो आपका सॉइल में ये न्यूट्रिएंट चले गए, ये जो पानी की निचली सतह पे जो पौधे होते हैं या पानी में रहने वाले जानवर हैं उनकी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे सर ने भी कहा कि उसको क्या करेंगे, उनकी सर्वाइवल जो कंडीशन है उनको नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जब आपकी बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, ये एक दिन में नहीं बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा हम इतिहास की तरफ गए थे कि कितना टाइम लगा, पहले थोड़ा कम लगता था और बहुत ज्यादा आपका इंक्रीज कर रही है, बहुत जल्दी जल्दी ये जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसका समाधान भी एक दिन में नहीं निकल सकता। बहुत अधिक जनसंख्या और घटते पर्यावरण हमें कई तरह के सवालों के घेरे में खड़े करते हैं और हमारे अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं कि इसको नियंत्रित करना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, पर कहीं न कहीं से हमको इसको शुरू करना होगा। हमको रोज के अपने रूटीन में ये चीजें लानी होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें ना कहकर बहुत बेसिक्स में अगर हम चले जाएं तो स्थानीय लोगों को पर्यावरण के समूहों से जोड़ना होगा, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज गवर्नमेंट प्लान करेगी जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक वो एक्टिविटीज केवल कागजों में रह जाएंगी। और किसी भी देश की सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है कि जो ओवर पॉपुलेशन है, अधिक जनसंख्या की जांच में, तो वो जांच बहुत अच्छे तरह से होनी चाहिए। और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज कि इसके निवारण के लिए लगभग सब लोग जानते हैं, परिवार नियोजन, महिला सशक्तिकरण अगर कहें, लोगों के जन्म नियंत्रण के
के तरीकों को समझाना, शिक्षा की कमी, गरीबी की कमी और लंबे समय से अधिक जनसंख्या को अंकुश लगाने की प्रक्रिया में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की अनदेखी की गई थी। लेकिन 2017 में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट में प्लेटफॉर्म है फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड क्लाइमेट स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग महिलाओं में, इन्होंने जो सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि महिलाओं में शिक्षा के उच्च स्तर और कम बांझपन दर के बीच एक परस्पर बहुत अच्छा एक रिलेशन होता है। महिला शिक्षित होगी तो इस तरह की दिक्कतें बहुत कम होंगी। प्राकृतिक, अब हम अगर बिल्कुल बहुत उसमें चले जाएं तो आर्थिक विकास अगर होगा, जनसंख्या नियंत्रण का उद्देश्य न केवल प्रजनन दर में कमी है बल्कि लोगों के गुणवत्ता में सुधार लाना है। अगर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ठीक होगा तो वो सोचेंगे। सरकार सब्सिडी देती है कई चीजों पे, तो पर्यावरण का जो दोहन कम करें, उसको नुकसान कम पहुंचाने वाले लोगों को निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों में सब्सिडी को कम्प्लीटली हटा देना चाहिए। जैसे अगर मैं वनों की बात करूं तो हमारे कुछ रिजर्व फॉरेस्ट हैं, कुछ आपके फॉरेस्ट में ग्रामीणों को या वहां के नियर बाय लोगों को कई सारे फॉरेस्ट में कुछ उनको उनके हक हुकूक दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन क्या वो उतने ही यूज करते हैं जितना उनको अधिकार दिया जाता है? मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं कि दिया नहीं जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, पर उसमें रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें एक सूखा तना लाने को कहा गया था और वो पूरा पेड़ काट के ला रहे हैं, या पहले दिन जंगल में जाके पेड़ को काटा जा रहा है और दूसरे दिन उठा के लाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं। या लॉपिंग की परमिशन होती है, पेड़ों को काट छाट के जो भी मटेरियल आपका निकलता है उसको लाने की परमिशन होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा पेड़ ही काटा जा रहा है। तो हमारे प्राकृतिक संसाधन अगर बचे रहेंगे तो नेचुरली उनको हम प्रॉपर यूज कर पाएंगे और उनसे हमारी आर्थिक स्थिति अपने आप बढ़ेगी। सार्वजनिक भागीदारी, आर्थिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जैसे हमारी नीतियों में आर्थिक प्रोत्साहन जैसी कोई चीज होनी चाहिए। आमतौर पे हवा, पानी और भूमि का उपयोग, प्रदूषकों की मात्रा, जैसे इस तरह सा कि डेफिनेट एक उसमें देखना चाहिए कि सरकारी सहायता को सीमित करके संसाधनों का सीमित उपयोग किया जाना चाहिए। जहां पर भी संसाधनों की अगर बात करूं तो उनका मिनिमल यूज, जैसे अगर बहुत बेसिक में हम चले जाएं तो ये हमारी आदत में शुमार अगर होगा तो भी हम पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। छोटी सी एक चीज है कि जब हम ब्रश करते हैं तो नल खुला छोड़ते हैं कई सारे लोग, तो उसको बंद कर दे, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। हमारे उपयोग के लायक ही रिसोर्सेज को हम यूज करें। हम कहीं भी अपने वर्क स्टेशन में हैं, हम अपने घर में हैं या कहीं सार्वजनिक स्थानों पर भी हैं, हम बिजली का अगर जली है और यूज नहीं भी हो रहा है तो भी उसको जला छोड़ देते हैं। तो ये भी हमारा एक संसाधन है, एक बहुत रिसोर्सेज इसमें लगते हैं उसको बनाने में। तो हमको मिनिमम यूज करना चाहिए। सबसे बड़ी पॉलिसी है कि मिनिमम यूज, आप जितना कम यूज कर पाए अपनी जरूरत के हिसाब से अगर हम उपयोग करना शुरू कर दें तो संसाधनों का विदोहन नहीं होगा। सारे के सारे संसाधन हमारे पास नवीनीकरण संसाधन नहीं है, कुछ नवीनीकरण संसाधन है। हमें कोशिश करनी चाहिए कुछ चीजें। मेनली हमने कहा कि सबसे ज्यादा प्रेशर हमारा खेती पर है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो प्रेशर को कम करने के लिए अभिनव कृषि में निवेश करना चाहिए। अभिनव कृषि का अर्थ है कि हमारे पास हम देखते हैं कि अगर हम बहुत ग्रामीण स्थानों में चले जाएं तो वहां पर कृषि की उपज इतनी नहीं होती कि लोग अपना ही पेट पाल पाएं। तो उस खराब प्रबंधन वाली छोटी कृषि से अत्यधिक हमें थोड़ा सा उस तरफ मूव करना चाहिए और आपके बड़े खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें मूव करना चाहिए, ताकि हम प्रदूषण कम से कम करें और प्लस जितना आपके पास रिसोर्सेज हैं, जितना लैंड है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर पाए, उतना कृषि उसमें से निकाल पाए। कम उपयोग करें, बेहतर उपयोग करें और स्थायी स्रोत को चुनें। किसी भी चीज का यूज कम से कम करें, जैसे मैंने आपसे कहा, और बेहतर करें, यानी जितनी आपकी आवश्यकता है उतना करें और कोशिश करें कि स्थायी स्रोत को चुनें। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि हमारे ऊर्जा के कई सारे स्रोत हैं, तो हम जहां पर संभव है वहां पर हम सन लाइट को यूज करें। जैसे अभी तो कई सारे घरों में सोलर गीजर वगैरह यूज कर रहे हैं, सोलर लाइट्स यूज कर रहे हैं। तो यही मेरा मानना भी है कि हम उस स्रोत को यूज करें जो हमारे पास प्रकृति ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान किया है, क्योंकि उसमें वो एक हद तक आपको इस जो हमारे विद्युत का
विदोहन है उसके लिए, उससे आपको थोड़ा सा बचाएगा। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यानी जो जैविक उत्पाद हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करें। हम इसी तरह से अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण का जो प्रभाव है पड़ रहा है, जो नकारात्मक प्रभाव है पर्यावरण का, उसको हम रोक सकते हैं। प्लास्टिक को जितना मैक्सिमम आप रिफ्यूज कर सकते हैं उतना कीजिए। आप घर से निकलते हैं सामान लेने के लिए तो अपना थैला अपने साथ में लेके चलिए। चाहे आपको कोई इंसिस्ट कर भी रहा है कि नहीं आप थैली ले लीजिए, तो अगर आप अपने मन में बना लें कि मुझे पर्यावरण को इस चीज से बचाना है, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा है जो सहस्त्रों सालों तक भी मिट्टी में पड़ा रहता है, मिट्टी को खराब करता है, आपकी फसलों को होने नहीं देता और बहुत ज्यादा प्रदूषण क्रिएट करता है। आप सभी जानते हैं आजकल के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, लोग सब जानते हैं, पर उसको अपने डेली रूटीन में अप्लाई करने की जरूरत है। मेनली अप्लाई करने की, जानते सब हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, ग्रामीण स्थानों में भी चले जाएं आप, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये सब चीजें नहीं पता। आज के समय में अपनी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है कि घर घर में ये सब चीजें सुनी जाती हैं, सब जानते हैं सब चीजें। सो उपयोग करें मैक्सिमम उन मटेरियल्स का जो रिसाइकल्ड मटेरियल हैं, यानी जो उत्पादों के रिसाइकलिंग से बनते हैं उन उत्पादों का यूज करें। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, हम घर में बहुत ज्यादा कचरा हमारे घर में होता है तो उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करें। आप खुद नहीं कर सकते हैं तो रिसाइकलिंग जहां होती है वहां दे सकते हैं। दूसरा, जो गीला आपका कचरा होता है उसे कंपोस्ट बनाइए आपके, और कुछ नहीं तो किचन गार्डन में एटलीस्ट वो बहुत ज्यादा आपको फायदा देगा। इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स कई सारे हैं, जो इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हैं, कई चीजों में हम करते हैं। यानी आप प्लास्टिक की जगह लकड़ी को यूज करें जिसका रिसाइकलिंग इजीली हो जाती है। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की मैंने बात की, तो मैं इसी के साथ आप सबका शायद मैं थोड़ा बहुत कुछ अपने व्यूज आपके सामने रख पाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। आप सुन रहे हैं 91.2 FM। ये प्रचारित होता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से। मैं डॉक्टर बीना फुलारा और मेरे साथ हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार टमटा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।